मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने लोकोमोटिव बॉयलर को देखा था। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जो वाटर ट्यूब बॉयलर था और फायर ट्यूब बॉयलर था उसमें डिफरेंस क्या था। उसके साथ हमने लोकोमोटिव बॉयलर का एग्जांपल देखा था और एक एग्जांपल में हमने देखा था जो हमारे स्टीम इंजन्स होते थे उसमें कैसे कोल को फीड कराया जाता था और वो स्टीम जनरेशन प्रोसेस में कैसे इंक्लूड होता था। इट मीन्स कि हमारा जो स्टार्टिंग होता था थर्मल एनर्जी का कन्वर्जन कैसे मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे थे, उसको हमने एक स्टीम इंजन के थ्रू देखा था। ये लोकोमोटिव बॉयलर का हमारे पास जो हम आपके स्क्रीन पे आपको बड़ा इसमें दिखाते हैं लार्ज पिक्चर में। देखिए राइट साइड में बॉटम राइट पे आपको ऐश पैन दिख रहा होगा और उसके ऊपर ब्लो ऑफ कॉक लगा है। आपको ब्लो ऑफ कॉक का फंक्शन आपको बता दिया था कि ये कैसे बॉयलर माउंटिंग के साथ काम करेगा। बॉयलर माउंटिंग मीन्स जो हमारे बॉयलर के सेफ्टी के लिए रिक्वायरमेंट होता है उसे ब्लो ऑफ कॉक कहेंगे। और ब्लो ऑफ कॉक का काम क्या था कि अगर हम बॉयलर को मान लीजिए हम उसमें कोई लिक्विड यूज़ कर रहे हैं और लिक्विड मीन्स हम वाटर ही यूज़ करते हैं। वाटर को अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए तो हो सकता है हमारे पास कुछ सेडिमेंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हमें उसे साफ़ करना हो क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए हम बॉयलर को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर रोकते हैं तो हम उसमें उसकी सफाई कर सकें। तो चूँकि शट डाउन का प्रोसेस हम अवॉइड करते हैं, डेट्स वाई हम इसको ब्लो ऑफ कॉक का एक इसमें प्रोसीजर दे रखे हैं। इसमें क्या है कि हम यहाँ जो नीचे आपके ब्लो ऑफ कॉक के पास एक चैम्बर दिख रहा है वहाँ पर हम वहाँ से फायर को इंट्रोड्यूस कराते हैं कम्बशन प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू जो आपके ट्यूब्स में फायर फ्लो करना शुरू होते हैं और जो वाटर उसके सराउंडिंग में होते हैं वो स्टीम जनरेट करना शुरू करते हैं। इट मीन्स स्टीम प्रोडक्शन शुरू होता है। ये सब के दौरान जो आपने कम्बशन प्रोसेस दिया, आप इन जनरल कोल को ही फ्यूल अभी करा रहे हैं, कम्बशन करा रहे हैं, तो जब आप कम्बशन कराते हैं कोल का देन जो स्मोक जनरेट हो रहा है वो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में स्मोक बॉक्स है और उसके ऊपर एक चैम्बर लगा हुआ है जिसको हम चिमनी का नाम देंगे। इट मीन्स कि हमारा जो स्मोक है वो स्मोक बॉक्स से होते हुए चैम्बर और चिमनी के थ्रू हमारा स्केप कर जाता है और रेस्ट जो स्टीम जनरेट होती है हम उस स्टीम को कन्वर्ट करते हैं। स्टीम मीन्स थर्मल एनर्जी से कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे हम अपने जो भी हमारे पास मशीन उसके पीछे अटैच है उसे हम मैकेनिकल वर्क ले सकें। इसके साथ साथ इसमें जो सिस्टम थी वो उसे हम एग्जैक्टली देखते हैं कि हमारा स्टीम इंजन में क्या था ऑपरेशन के लिए। देखिए इस पिक्चर के थ्रू हमें थोड़ा और क्लियर होता है कि राइट साइड में जो हमें ऑरेंज और येलो कलर के बॉक्स दिख रहा है जिसे हम फायर बॉक्स नाम दे रहे हैं, उसके नीचे एयर सप्लाई की जा रही है और उसके ऊपर ये देखिए यहाँ पर कोल फायर बर्न ऑन अ स्लॉटेड मेटल ग्रेट। हमारे पास एक मेटल ग्रेट है जिसके ऊपर हमने कोल को ऑलरेडी फीड कर रखा है। कोल इज थ्रोन इनटू द फायर बॉक्स थ्रू द फायर होल डोर। इट बर्न्स गिविंग आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक, कोल की हमने आपको कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी 45,000 मेगाजूल की अप्रॉक्स होती है। और चूंकि वो बेस्ट कोल हमारे लिए कौन सा था, एंथ्रासाइट, अगर आपको याद हो तो एंथ्रासाइट हमको हर जगह नहीं मिल पाता है, बट फिर भी हमने बेस्ट को लेकर के कंसिडरेशन में लिया अगर, तो ये मान सकते हैं हमारे पास है। तो फ़ायदा क्या हमको इससे मिलता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन आपको देखिए यहाँ पे कोल के ऊपर आपको रेगुलेटर हैंडल दिया हुआ है। इट मीन्स इट इज़ मूव टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ स्टीम अलाउड फ्रॉम द बॉयलर टू द सिलेंडर। आपने ये देखा था कि आपके पास स्टीम को कंट्रोल करने के लिए कि मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम कितनी प्रोड्यूस हो रही है किसी एक पर्टिकुलर बॉयलर में, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी। इट मीन्स कि अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो अगर हमें 10 बार प्रेशर की स्टीम की रिक्वायरमेंट है और वो 10 नहीं 11 बार का प्रेशर जनरेट कर रहा है तो हमारा सिस्टम उसके साथ बहुत फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता है। इट मीन्स कि वो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा। यानी कि जब प्रेशर हमारा एक सर्टेन लेवल से इंक्रीज करेगा देन बॉयलर एक्सप्लोजन के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो बॉयलर के सेफ्टी पर्पज से जो हमने उस पर माउंटिंग्स लगा रखी है उसमें बॉयलर के लिए स्टीम रेगुलेटरी हैंडल भी हमारे पास होता है। अगर इफ़ एक्सेस स्टीम हमारे पास है देन स्टीम को हम स्केप आउट कर देते हैं ताकि हमारा बॉयलर सेफ कंडीशन में ऑपरेट होता रहे। सेफ्टी वॉल्व आपको बताया था इसके लिए लगे रहते हैं। सेफ्टी वॉल्व स्प्रिंग लोडेड होते थे और अलाउ करता है एनी स्टीम विच इज एट अ डेंजरसली हाई प्रेशर टू स्केप सेफली फ्रॉम द बॉयलर। यानी वो स्केप हो जाएगा इफ हमारा बॉयलर प्रेशर एक सर्टेन प्रेशर से इंक्रीज कर जाएगा, सेफ्टी प्रेशर से। सेफ्टी प्रेशर कौन सा होगा? जब बॉयलर डिज़ाइन किया गया तो बॉयलर डिज़ाइनिंग के साथ आपको एक बॉयलर प्रेशर उसके स्पेसिफिकेशन के साथ मेंशन कर दिया गया। इट मीन्स कि सपोज हमारा एक बॉयलर है वो 10 बार पे काम कर रहा है या 20 बार पे काम कर रहा है, तो आप 20 बार के लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करेंगे। वो उसने मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। आप 15 पे काम कर सकते हैं, 16, 17, 18 पे काम कर सकते हैं, बट 22, 25 पे आप नहीं जाएंगे। 20 अबव आपके लिए
बहुत डेंजरस हो सकता है। देन लेफ्ट साइड में हम देखते हैं जो स्मोक फ्रॉम द फायर इज थ्रोन अप द चिमनी। इट मीन जो आपने कंबशन प्रोसेस कंटिन्यू किया था उसकी वजह से जो स्मोक जनरेट हुआ था वो आपका चिमनी के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। तो आपने देखा स्टीम इंजन में जो ऊपर के साइड में इंजन के ऊपर से जो धुआं निकलता है वो आफ्टर बर्निंग जो आपका स्मोक होता है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जो वेस्ट हो जाता है, उसे हम वो स्केप आउट कर देते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, ये स्ट्रक्चर है एक स्टीम इंजन का, जिसमें देखिए एक पर्सन है जो कोल को ले रहा है, एक कोल जहाँ पे हमने कलेक्ट कर रखा है और वहाँ से वो शोवेल के थ्रू हेल्प से तो फायर बॉक्स मीन्स कंबशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ पर कोल बर्निंग हो रही है और फिर वो स्टीम जनरेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कोल बर्निंग कंबशन प्रोसेस से। ठीक, और देखिए एक स्मोक स्टैक आपको देखा है, स्टैक मीन्स स्टैक टेम्परेचर या स्टैक वो एरिया होगा जहाँ पर आपका चिमनी के थ्रू जो आपने कंबशन कोल का फ्यूल वेस्ट हो चुका है उसे आप स्केप आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये बाकी मैकेनिकल ऑपरेशन है, आपने स्टीम कन्वर्ट करनी है मैकेनिकल में, तो मैकेनिकल डिवाइसेस लगे होंगे जो आपको कन्वर्ट करेंगे थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से आपका इंजन फॉरवर्ड मूव करेगा और फिर उसके साथ लगी हुई सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसकी वर्किंग को एज इट इज़ इन लैंग्वेज इसको मेंशन करते हैं, कैसे करते हैं। इन लोकोमोटिव बॉयलर फर्स्ट द सॉलिड फ्यूल इज इंसर्टेड ऑन द ग्रेट। इट मीन जो हमने फायर बॉक्स देखा था येलो कलर का ऑरेंज कलर का, उसमें हमने कोल को इंसर्ट कराया एंड इज इग्नाइटेड फ्रॉम द फायर होल। हमारे पास फायर होल था जिसपे हम एक एयर को भी पास कर रहे थे नीचे से, आपने देखा था हॉट एयर। यही सिस्टम वो एयर था जिसमें हम ये एयर प्री हीटर को यूज करते थे, जहाँ हमने एयर की सप्लाई की थी बॉयलर में। देखिए ये नीचे के साइड में जो हमने बॉटम सेक्शन से जो हमने एयर को सप्लाई किया है फायर बॉक्स में, तो हम अगर एटमॉस्फेरिक एयर को सप्लाई करते हैं मीन्स कि हमारे पास सपोज हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड का एयर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पे हम कंसिडर कर रहे हैं। बट अगर हम 25 ना देखें, अगर हम उसे 50 पे एयर सप्लाई करते हैं मीन्स हमने जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई था जो फाइनली जो हमें कन्वर्ट करता है एफिशिएंसी में, वो हमने बचा लिया। इट मीन्स कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई जो हम कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं एफिशिएंसी इंप्रूव करने के, आइदर वी हैव टू इंक्रीज द वर्क आउटपुट और रिड्यूस द हीट सप्लाई। तो हमने हीट सप्लाई को रिड्यूस कर दिया। कैसे? आपने पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ हीटिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता है। तो हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट जो स्टार्टिंग में 25 से 30 जाने के लिए था वो हमने कम कर दिया विद द हेल्प ऑफ एयर प्री हीटर, जो हमने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं माउंटिंग्स में। एयर प्री हीटर क्या कर रहा था, सॉरी एयर प्री हीटर आपका एसेसरीज में क्या कर रहा था, वो अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर दे रहा था। कैसे? अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई को रिड्यूस करके। ठीक है, तो उसी की बात किया। देन द बर्निंग ऑफ द फ्यूल स्टार्ट्स एंड इट क्रिएट्स हॉट फ्लू गैसेस। कैसे? अगर फायर ट्यूब बॉयलर है तो आपके ट्यूब के अंदर जो हॉट फ्लेम जो थी वो पास करेगी उस ट्यूब के अंदर से। तो आपने ये देखा था आपके बॉयलर में कि वो जो ट्यूब्स थी वो ट्यूब्स वाटर से घिरी हुई थी, सराउंडेड बाई वाटर था। तो जब भी हॉट फ्लूइड आपके ट्यूब्स के अंदर से फ्लो करते हैं देन वो फ्लूइड स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। फ्लूइड यहाँ पे वाटर है जो कि कन्वर्ट होना शुरू होते हैं स्टीम में। और हमने ये भी देखा था जैसे कि हमारे पास कॉकरेन बॉयलर था, लैंकाशायर बॉयलर था। कॉकरेन बॉयलर में 6500 kg पर आवर का हम स्टीम जनरेट कर सकते थे, लैंकाशायर में डबल ट्यूब हो जाता था। इट मीन्स कि हमारे पास जो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम थी उसको कंट्रोल करना था। तो चूंकि हमारे पास स्टीम की ट्यूब्स इंक्रीज करती जाएंगी तो हमारे पास जो हीट ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इंक्रीज करता जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जब फायर ब्रेक आर्क इज प्रोवाइडेड दैट सॉरी द बर्निंग ऑफ द फ्यूल स्टार्ट एंड इट क्रिएट्स हॉट फ्लू गैसेस। ये हो गया, ठीक है, कि आपकी जब स्टीम फ्लो होगी तो आपका स्टीम जनरेशन होगा। अब फायर ब्रेक आर्क इज प्रोवाइडेड दैट मेक्स द फ्लो ऑफ हॉट फ्लू गैसेस टू अ डेफिनेट पाथ बिफोर एंटरिंग इनटू द लॉन्ग ट्यूब्स। इट मीन्स कि अगर आपने फ्लेम सपोज जनरेट कर लिया बट वो जनरेट का कोई डायरेक्शन नहीं, इट मीन्स पूरे चैम्बर को आपने फ्लो करा दिया, तो वो फायर ट्यूब नहीं रह गया। वो फायर ट्यूब ना होकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ट्यूब में, अगर वाटर को आप किसी एक ट्यूब पे इंसर्ट करने लगेंगे। तो प्रॉपर ताकि आपका फ्लेम किसी एक डायरेक्शन में फ्लो कर सके हमें उस फायर ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसे एक इंसुलेशन प्रोवाइड करा सके। इंसुलेशन नहीं कह सकते, उसे हम एक ट्यूब प्रोवाइड करा सकें जिसमें हम उसमें फायर्स को फ्लो करा सकें, जिसकी वजह से हम जो कंडक्शन और कन्वेक्शन का प्रोसेस होना है उसको हम अचीव कर सकें। It also prevents the entry of burnt solid fuels particle into the fire tubes। देखिए इससे फायदा क्या हुआ हमें,
अगर हमने ऐसा किया तो जब हमने कोल को कंबशन प्रोसेस में दिया था तो जो भी कुछ ऐश पार्टिकल्स या जो इंट्रोड्यूस होके एटमॉस्फेयर में आने वाले थे वो अब सिर्फ उस फायर ट्यूब में ही रह जाएंगे, वो बाहर वाटर के साथ नहीं मिलेंगे। इट मीन्स कि हमारा वाटर से जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो प्योर होगा, प्योर नहीं कह सकते बट एज कम्पेयर टू अगर विदाउट ट्यूब हम उसे यूज करते तो उस कंडीशन में वो प्योर माना जाएगा। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बर्न सॉलिड फ्यूल पार्टिकल्स इनटू द फायर ट्यूब। The hot flue gases pass through the long fire tubes and heats the water surrounding them. Due to the heating, the water gets converted into saturated steam and gets collected at the top. Saturation state क्या है? लिक्विड और वेपर की आपने रैंकाइन साइकिल देखा है, अगर देखा है तो आपको याद होगा, अदरवाइज हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में रैंकाइन साइकिल जब डिस्कस करेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं। ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया, तो हमने सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर की लाइन को डिस्कस किया। तो सैचुरेटेड लिक्विड से जब हम उसे हीट अप करना शुरू कर रहे हैं तो सैचुरेटेड वेपर की तरफ जाता है। इट मींस डायनस फ्रैक्शन उसका 0 to 1 की तरफ मूव करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम मूव करते हैं तो हम जब भी स्टीम कन्वर्जन की तरफ जाते हैं तो हम 0 to 1 की तरफ मूव करते हैं। इट मीन्स कि हम ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की तरफ मूव करते हैं। तो वही ये कहना चाह रहा है कि ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड स्टीम, एटलीस्ट सैचुरेटेड स्टीम की तरफ हम मूव करते हैं एंड गेट्स कलेक्टेड एट द टॉप। क्योंकि आपको ये पता है कि जो हमारे पास हॉट एयर होता है या हॉट स्टीम कह लीजिए या हॉट वाटर भी कह लीजिए, तो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस जो गर्म पानी होगा या गर्म एयर होगी वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगी और ये नेचुरल कन्वेक्शन का एक प्रोसेस क्रिएट कर देता है। तो नीचे की तरफ ठंडा और ऊपर की तरफ गर्म मूव करना शुरू हो जाता है क्योंकि ठंडी एयर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉट एयर। ठीक, इसलिए वो कलेक्ट हो जाता है एट द टॉप। ओके, The saturated steam from the dome enters into the main steam pipe through the regulatory valve, जिससे हम कन्वर्ट करने वाले हैं अब मैकेनिकल जो हमारे पास ऑपरेशंस होने हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग और प्रोसेस उसमें आप सुपर हीटर लगा सकते हैं जो सैचुरेटेड स्टीम तो उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग द प्रेशर आप ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर। अगर आपको इकोनोमाइजर लगाना हो तो आप क्या करेंगे, तो इकोनोमाइजर क्या करता था, याद करिए, जो वाटर था जिसकी टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे थे, अगर वो सपोज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे था जिसे हमने 25 डिग्री सेल्सियस मान रखा था, उसे हीटअप करने के लिए आपको 25 से 100 जाने में समय ज़्यादा लगेगा। तो हमने क्या किया कि कुछ अमाउंट ऑफ जो वेस्ट हीट जा रही थी बॉयलर से, जो वेस्ट हो जा रही थी कंबशन के बाद, हमने उस हीट को यूज़ कर लिया। किस लिए? वाटर को प्री हीट करने के लिए। इट मीन्स जैसे हम एयर को हीट करा करके पहले भेज रहे थे वैसे हम अब वाटर को भी प्री हीट कर देंगे। इट मीन्स अब वो 25 ना होकर सपोज 30 पे हो गया या 50 पे हो गया, 50 से 100 जाने में उसको कम समय लगेगा एज कम्पेयर टू 25 टू 50। 25 टू 100 जाने में कम लगे ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू 50 टू 100। तो हमने फिर वो हीट सप्लाई वाला सेक्शन जो था हमारा, हीट सप्लाई हमने रिड्यूस कर दिया। इट मीन्स हमने फिर एफिशिएंसी इंप्रूव कर दी। इसलिए हमने देखा कि एयर प्रीहीटर और हमारा इकोनोमाइजर हेल्प करता है कि हमारा बॉयलर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ठीक, सिमिलरली सुपर हीटर हम क्यों लगाते थे, ताकि प्रेशर को चेंज किए बिना, इट मीन्स अगर हमारे बॉयलर की लिमिटेशन है कोई सर्टेन प्रेशर, तो हम उस हायर प्रेशर को चेंज किए बिना हम फाइनल टेम्परेचर जो होगा हायर टेम्परेचर अचीव कर सकें। क्यों? तो अगर आपको रैंकाइन साइकिल में याद हो तो राइट साइड में एक लाइन बनती थी स्टीम टरबाइन की आउटपुट की, जो कि जितनी ज़्यादा हो सकती थी वो हमारे लिए वर्क आउटपुट उतना ज़्यादा मिल सकता था। तो हम हायर टेम्परेचर को सैचुरेटेड स्टेट में, सैचुरेटेड से सुपर हीटेड की स्टेट में हम उसे इंक्रीज करते हैं। उससे और फ़ायदा क्या मिलता था? उससे फ़ायदा हमें मिलता था कि हमारी टरबाइन की लाइफ इंक्रीज कर जाती थी। कुछ एडवांटेजेस देखते हैं। इट इज़ पोर्टेबल, इट इज़ कैपेबल ऑफ मीटिंग सडन एंड फ्लक्चुएशन डिमांड्स ऑफ स्टीम, क्योंकि आप अमाउंट ऑफ कोल को जो सप्लाई कर रहे थे वो कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज आपने कम अमाउंट ऑफ फीड कराया कंबशन चैम्बर में तो कम स्टीम प्रोड्यूस होगी, आपने ज़्यादा करा दिया तो आपको ज़्यादा मिलेगी। इट मीन्स आपने देखा है मूवी में जब स्टीम इंजन को काफ़ी तेज़ रन कराना हो तो आप अमाउंट ऑफ फीड बढ़ा देते हैं, और जैसे जैसे आपको स्लो डाउन करना हो अमाउंट ऑफ फीड जो हम उसमें करने वाले थे कोल की वो डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव बॉयलर, इट हैज़ हाई स्टीम जनरेशन रेट। हमने देखा 6500 kg पर आवर सफिशिएंट, बहुत हैवी अमाउंट है। इट इज़ कॉम्पैक्ट इन साइज एंड इट्स ऑपरेशन इज ईजी, बहुत ईजी ऑपरेशन था क्योंकि आपको बॉयलर के साथ कुछ और नहीं करना है बट सिर्फ बॉयलर को फीड कराते करना है। डिसएडवांटेज, इट फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ कोरोजन एंड स्केल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें देखा है कि स्टीम फॉर्मेशन के लिए हमने जो वाटर यूज़ कर रखा है
उस वाटर की वजह से कोरोजन प्रॉब्लम हो सकती है। और जो वाटर हमारे पास है वो स्केल फॉर्मेशन करता है, क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन की वजह से बॉयलर वाटर की वजह से कुछ सेडिमेंटेशन वहाँ पे प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से स्केल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, जो वाटर के साथ जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल्स होंगे उसकी वजह से। ये स्केल फैक्टर आपने उसमें भी पढ़ा है एचएमटी में, फॉलिंग फैक्टर जब हम पढ़ते हैं, फॉर्म फैक्टर, वो स्केलिंग फैक्टर, वो सब भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बस चूंकि वो रेडिएशन टर्म में है, बस उसे हम रेडिएशन टर्म में ना जा करके हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारा जो हीट ट्रांसफर रेट का वो डिक्रीज करने लगता है, इसलिए उसे हमें बॉयलर की लाइफ भी इफेक्ट करती है। अनेबल टू वर्क अंडर हैवी लोड कंडीशंस बिकॉज ऑफ ओवर हीटिंग प्रॉब्लम। सिस्टम हमारा जो ऐसा सिस्टम है वो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम से बहुत कह सकते हैं उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर लेता है कि हम चाहते तो हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी लिमिटेशंस हो जाती है कि वो सर्टेन प्रेशर और सर्टेन टेम्परेचर के बाद वो काम नहीं कर सकता है। तो अगर आपको एक हैवी लोड चाहिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं, हमको एक लिमिट से ज़्यादा डिमांड है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके साथ लिमिटेशंस अपनी खुद की है कि वो सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम इसमें मिलेगी। सम ऑफ इट्स वाटर स्पेस और डिफिकल्ट टू क्लीन, वही जो जिसकी वजह से स्केल फॉर्मेशन हो रहा था। डिफिकल्ट टू क्लीन क्योंकि जो वाटर यूज़ हो रहा है उसे आपको साफ करना है, तो एक आपने देखा था ब्लो ऑफ कॉक आपने लगा रखा था, बट चूंकि उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर मेंटेनेंस, तो हमने एक मैन होल भी दिया हुआ है। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं था, जिसकी वजह से इसकी क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो अगर क्लीनिंग नहीं होगी तो बॉयलर की लाइफ रिड्यूस होती शुरू हो जाएगी, और अगर लाइफ रिड्यूस होगी तो आपका कॉस्ट इफेक्टिव वो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट, वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें। फायर ट्यूब बॉयलर में हमने देखा कि हमने एक फ्लेम प्रोड्यूस किया, और वो फ्लेम क्या कर रहा था, वो ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा था, और जो वाटर था उसके सराउंडिंग्स में वो स्टीम जनरेट कर रहा था। अब इसको रिवर्स करते हैं, वाइस वर्सा करते हैं, हम वाटर को ट्यूब के अंदर फ्लो करा देते हैं और स्टीम को बाहर रखते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होता था कि हमने जब इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे चेक किया, तो हमें ये कंसिडरेशन में मिला कि जो फायर ट्यूब बॉयलर आपका 10 बार 15 बार पे ही काम कर पा रहा था, अब वाटर ट्यूब बार आपका हैवी प्रेशर पे काम कर लेता है। इट मीन्स 35 बार 40 बार पे अगर आपको काम कराना है, तो आप फायर ट्यूब बॉयलर को काम नहीं करा सकते। उसकी अपनी लिमिटेशन हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। इट मीन्स हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वो वर्क नहीं कर पा रहा। तो जब हमने इसका वाइस वर्सा करने की कोशिश की, तो हमने ये देखा कि ये पॉसिबल है कि हम हाई प्रेशर पे काम कर सकते हैं, पर किसके साथ? वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ। तो वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ अगर आपको काम करना है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर हो, क्योंकि वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, और जैसे जैसे अमाउंट ऑफ स्टीम आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, उतनी वाटर की डिमांड आपकी ज़्यादा होगी। क्योंकि आपने सपोज आपने एक गिलास पानी ले लिया है और उसे गर्म करना शुरू किया। एक गिलास पानी अगर 1 घंटे में स्टीम जनरेट करता है, सपोज 1 घंटे में स्टीम जनरेट करता है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर दूसरे ग्लास में, और वो आधे घंटे में स्टीम जनरेट कर देता है, तो उसको दोबारा फिल करने के लिए आपको और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी उस आधे घंटे के लिए। और यानी कि एक गिलास पानी को एक ही गिलास लगा 1 घंटे के लिए, और दूसरे वाले गिलास को 2 बार पानी की ज़रूरत पड़ी, यानी वो 2 गिलास पानी को ले रहा है। ये बेसिक एक डिफरेंस छोटा सा ग्लास को लेकर हमने समझा कि अगर वो उतना अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेट कर रहा है तो क्या होगा। सिमिलरली हमारे साथ वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ होगा। अगर हम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे काम करना शुरू करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर के साथ, तो अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक, तो हम जो प्लांट सेटअप करते हैं उसको भी ये देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे लास्ट में, जब इसका सेक्शन खत्म होगा तब हम उसमें देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक नीड्स होती है एक पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, वो उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर में भी वो सारे माउंटिंग्स एसेसरीज वैसे ही इनबिल्ट होते हैं जैसे फायर ट्यूब के साथ होते हैं, बट रोल वही है, बट उसका ऑपरेशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ पे वाटर आउटसाइड द ट्यूब था, इसमें फायर आउटसाइड द ट्यूब है। ठीक है, बाकी सारे आपके माउंटिंग्स हो गए या एसेसरीज हो गए, वो साथ में लगते हैं। देखिए क्या क्या इस वाटर ट्यूब बॉयलर में लगा हुआ है। राइट साइड में ये एक्चुअल पिक्चर एक वाटर ट्यूब बॉयलर की दी हुई है। तो ये थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, यहाँ से फिर आप जनरेटर को कनेक्ट करेंगे इस टरबाइन के थ्रू, और वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पावर जनरेट करेगा पावर प्लांट में। ठीक है, तो क्या है, देखिए यहाँ स्टीम स्टॉप वॉल्व लगा हुआ है। आपको बताया था स्टीम स्टॉप वॉल्व क्या करेगा, एस्केप आउट करने से आपको रोकेगा। सेफ्टी वॉल्व क्या करेगा, एक्सेस स्टीम को स्केप आउट करेगा इनटू द एटमॉस्फेयर। चिमनी क्या करेगा, वो जो स्मोक थे जो आपने नीचे के साइड में देखिए ग्रेट पे रखा हुआ है, जो आपने कोल बर्न कराया है, ये बर्न होने के बाद जो स्मोक जनरेट होगा, वो स्मोक कहाँ जाएगा,
वो आप उसे कलेक्ट नहीं कर सकते, वो हमारा स्मोक वेस्ट है। उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो, अगर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें कि हम उस स्मोक को भी यूज़ कर सकें, तो हमारे लिए और एडवांटेजेस ही होगा। नेक्स्ट, मैन होल आपको बताया था, उसके क्लीनिंग के लिए, अगर आपको साफ करना है उसके अंदर से मेंटेनेंस के लिए मैन होल की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर गेज मींस वाटर लेवल इंडिकेटर, क्या काम था, वाटर लेवल को मेंटेन करना। आपको बताया था अगर वाटर लेवल मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, एक स्टीम प्रेशर कंटिन्यूएशन जब इंक्रीज होना शुरू होगा तो बॉयलर के एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इट मींस बॉयलर एक्सप्लोड कर जाएगा, और बॉयलर एक्सप्लोजन से क्या होगा, एक एक्सीडेंटल कॉज हो सकते हैं, और इट मे बी पॉसिबल कि अगर कोई पर्सन वहाँ पे स्टैंड है उस ड्यूरेशन पे, देन वो उसकी लाइफ डेंजर में हो सकती है। देन आगे देखते हैं फायर होल है। फायर होल मीन्स आपको फायर सप्लाई जहाँ से आपको प्रोड्यूस करना है फायर को। फीड चेक वॉल, अमाउंट ऑफ जो वाटर आ रहा है पंप के थ्रू, फीड पंप के थ्रू, वो फीड चेक वॉल होता है, वन वे पैसेज होता है, ताकि आपका हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सॉरी, जब आप पंप के थ्रू लो प्रेशर टू हाई प्रेशर वाटर को फ्लो करा रहे हैं तो वाटर कम बैक ना हो सके लो प्रेशर पे, क्योंकि नेचुरल फेनोमेना है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एनर्जी फ्लो करेगी। तो हम वहाँ पे एक चेक वॉल्व लगा देते हैं ताकि वो वन वे पैसेज की तरह काम करें, ताकि जब हम फीड पंप के थ्रू लो प्रेशर से हाई प्रेशर में लिक्विड को भेजें तो वो वापस ना आ पाए, और जैसे ही वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आने की कोशिश करेगा तो वो वॉल्व क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इट मीन्स हमारा प्रेशर रिवर्स फ्लो ना हो पाए। सेम इसी तरह हमारे पास देखिए स्टीम स्पेस दिया है। चूंकि हमारा वाटर बाहर के सरफेस पे है तो हमें स्टीम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक चैम्बर होगा, उस चैम्बर में अगर हमने एक वाटर रखा है और उसे हम जनरेट करें, उसे हम गर्म करना शुरू करें, जैसे आप पानी गर्म करने के लिए घर में अगर किसी एक बर्तन को, किसी एक यूटेंसिल को यूज़ करते हैं तो होता क्या है, आपने आधा पानी भरा और उसको ढक दिया किसी एक दूसरे प्लेट से। जैसे ही आपने ढक दिया और जो सर्टेन अमाउंट ऑफ आपने छोड़ रखा है वो कुछ धीरे धीरे वेपोराइज होना शुरू होगा और वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा और वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉयल होगा, वाटर बॉइलिंग के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा, तो वो जो सेक्शन आपने छोड़ रखा था उसमें सिर्फ स्टीम फिल होगी और कुछ नहीं होगा। तो हमें उसी स्टीम को यूज़ करना है, बट चूंकि हमारे पास उस समय घर पे रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है और ऐसा कोई इक्विपमेंट और नहीं होता कि हम उस स्टीम को फोकस करा सकें ताकि हम किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए वो स्टीम वेस्ट हो जाती है। हम इसी स्टीम को एक लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको उस स्टीम को हम प्रेशराइज नोजल के थ्रू हम उसे एक टरबाइन पे इम्पिंज कराते हैं ताकि हमारा मैकेनिकल वर्क आउटपुट मिल सके। ठीक है, ग्रेट आपने देखा, ग्रेट वो सेक्शन है जहाँ पर हमने कोल फीडिंग को किया था और वहाँ कोल कंबशन प्रोसेस हो रहा था। ऐश पिट क्या है, जहाँ पे आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल जो ऐश बचे, ऐश मतलब राख, जो बची हुई चीज़ें होती हैं जो अब नहीं फर्दर जल पा रही हैं, उसे हम यूज़ करते हैं और वो बच गया है उसे हमको बाहर निकालना होगा, अदरवाइज सिर्फ ऐश की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और फिर हमारा जो बॉयलर का स्टीम जनरेशन रेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो हम उसे रिड्यूस कर देते हैं। Simple vertical boiler. It consists of a cylindrical shell, the greater portion of which is full of water and remaining is the steam pipe. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ एक सेक्शन है बीच में जिसमें हमने वाटर को जिसमें हमने फायर ट्यूब के साथ फायर फ्लो करा दिया उसके चैम्बर में, बट बाकी हमारा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वाटर रहा जो कि स्टीम प्रोड्यूस करेगा और रेस्ट हमारा स्टीम कन्वर्जन में यूज हो जाएगा। स्टर्लिंग बॉयलर के साथ हमारे साथ क्या है, स्टर्लिंग बॉयलर में देखिए 3 बॉयलर ड्रम आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ जो आपको 3 दिख रहा है ये बॉयलर ड्रम है, इसमें 3 बॉयलर ड्रम यूज़ करते हैं। और नीचे देखिए ब्लो डाउन मीन्स मड ड्रम आपके पास है जो कलेक्शन टैंक है एक तरह का, और यहाँ पे फीड वाटर लगा हुआ है जो फीड करेगा, फीड वाटर कहाँ से, पंप के थ्रू जो फीड करेगा ड्रम्स में। ये ड्रम्स क्या करते हैं, ये अमाउंट ऑफ जो स्टीम जनरेशन का रेट था वो इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आपकी हैवी अमाउंट ऑफ पावर, हैवी अमाउंट ऑफ प्रेशर पे आप काम इजीली कर पाते हैं। ये पूरा चैम्बर कवर्ड होता है फर्नेस से, जो सेक्शन आपने देखिए फर्नेस लिखा हुआ वो पूरे चैम्बर के लिए कलेक्ट कर रखा है, वो उसको जनरेटिंग ट्यूब्स के अराउंड सराउंडिंग में आपका पूरा फर्नेस कवर होता है। स्टर्लिंग बॉयलर इज वन type of water tube boiler used for generating steam 50,000 kg steam per hour and 60 kg per centimeter square pressure. इट मीन्स आप इमेजिन करिए कि हमारे पास जो कॉकरेन बॉयलर था वो 6500 kg पर आवर था, बस 6500, और वो भी 10 to 11 प्रेशर बार पे वो काम कर रहा था। आपका वाटर ट्यूब बॉयलर 50,000 kg पर आवर स्टीम जनरेट कर रहा है, यानी कि कहाँ 6500 का अमाउंट और कहाँ 50,000,
6506 सपोज 6000 और 50,000 में डिफरेंस कितना ज़्यादा, इट मीन्स मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी वजह से वाटर ट्यूब बॉयलर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जब हमें फायर ट्यूब बॉयलर को हाई प्रेशर पे काम कराना होता है तो हमें फायर ट्यूब नहीं काम आता, फिर हमें वाटर ट्यूब की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ठीक है। और चूंकि प्रेशर का वेरिएशन हमारे पास उस वहाँ पे 10 बार था, 11 बार की पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे हमारे पास 25 बार, 30 बार, 50 बार की रिक्वायरमेंट हो जाती है। This type of boiler consists of 3 steam drums as well as 2 mud drums, जो हमने देखा अभी। The steam drums are located on the top section of the boiler, whereas mud drums are located on the base of the arrangement। दो ड्रम की बात किया, नीचे mud drum, एक दिख रहा है आपको, एक दिख नहीं रहा क्योंकि वो बैक साइड पे। तो आपको जो फ्रंट सेक्शन से हमने पिक्चर लिया, फ्रंट सेक्शन में हमें 3 स्टीम ड्रम्स मिलते हैं और नीचे के साइड में हमें एक ड्रम मिलता है जो कि वो मड ड्रम होता है, ठीक है। मड ड्रम का काम क्या था, वो कलेक्शन ऑफ जो वेस्ट होंगे उस वाटर का वो उसे कलेक्ट करेगा। The steam drums and mud drums are connected through bent tube, देखा ही आपने, जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स थे वो कैसे कनेक्ट थे मड ड्रम से और स्टीम ड्रम से। Superheater, where a superheater is fitted, it is installed as straight or hairpin tubes in the upper part of the boiler. Between the first 2 steam drums, the baffle directs the gas flow through this area first, so it may reach the highest temperature. Superheater का काम ही हमारा ये था कि वो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर तक हमारे स्टीम को पहुंचा सके, ठीक। इसमें जो फ्यूल की बात की गई है, फ्यूल बर्निंग, ये हम लोग अभी नेक्स्ट जब हम स्टोकर फायरिंग या बॉयलर वो कोल फायरिंग को देखेंगे तब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये देखिए इसमें लिखा है चेन फीड ऑटोमेटिक स्टोकर में ऑल्सो बी फिटेड। तो ये स्टोकर क्या है और ये फायरिंग क्या है, इसे हम नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे। बैबकॉक विलकॉक्स काफ़ी फेमस बॉयलर हमारे पास है और इसमें हमने देखा है, देखिए इसमें इस सेक्शन पे भी हम ये देखते हैं, हमारे सामने एक वर्टिकल ट्यूब अभी बॉयलर देखा था, ये हॉरिजॉन्टल हमारे लिए है। इसको कैसे काम करे, तो देखिए नीचे लेफ्ट साइड में इसमें ग्रेड दिया हुआ है, ग्रेड के ऊपर हमारा कंबशन प्रोसेस हो रहा है। कंबशन इस ट्यूब के सराउंडिंग में है, मीन्स कि चारों तरफ कंबशन है और ट्यूब्स में वाटर फ्लो हो रही है। तो जो वाटर फ्लो हो रही है वो इस तरह से ट्यूब में फ्लो होती रहती है। तो जब वाटर फ्लो हो रही है और चूंकि वाटर फ्लो होने की वजह से आपने उसे स्टीम से हीटअप करना शुरू किया है, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है और चूंकि डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है, उस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो स्टीम जो है वो अपर साइड की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। देखिए इस बॉयलर में भी वो सारी चीज़ें लगी हैं जो हमने माउंटिंग एसेसरीज में पढ़ी थी। ड्रम के साथ सेफ्टी वॉल्व लगा है, सेफ्टी वॉल्व का काम याद करिए क्या था, उसको स्टीम प्रेशर पे मेंटेन करना। एंटी प्रेमिंग पाइप मीन्स वाटर को कंट्रोल करना एक सैचुरेशन लेवल पे ताकि वो वाटर मेंटेन रहे, अदरवाइज एयर का सप्लाई होगा तो फिर हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। प्रेशर गेज, प्रेशर को मेजर करने के लिए आपको बॉर्डन ट्यूब टाइप आपको बताया था। वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर लेवल को देखने के लिए फीड चेक वॉल्व, चिमनी, सुपरहेटर, वाटर ट्यूब्स, डाउन टेक हीटर, डैम्पर, ब्लो ऑफ कॉक, ब्लो ऑफ वॉल, दोनों जो सेम नाम है। मड कलेक्टर, बैफल प्लेट्स, ये सब का हमने फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। ये सब कुछ एज इट इज़ वैसे ही है जैसे हम फायर ट्यूब में भी देख रहे थे, बहुत सारे जो इसमें पार्ट्स है वो सेम है एज इट इज़ जैसे कि हमारे फायर ट्यूब में थे। इट मीन्स कि अप्रॉक्स बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज दोनों सेम है। किस केस में, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब के केस में, ठीक है। बट डिफरेंट बस यही हो जाता है कि फंक्शनिंग कैसे हो रही है वाटर ट्यूब की और फायर ट्यूब की, ठीक। ओके, ये एक लेआउट डायग्राम है, जैसे आपको एग्जाम में बनाना हो तो आप एक लाइन डायग्राम बना सकते हैं। तो उसके लिए ये डायग्राम मैंने दे रखा था, तो इसमें देखिए ये एरो से आपको मेंशन किया कैसे आपका जो आप कोल को बर्न कराते हैं वो कैसे फ्लो करता है। तो कोल जब आप बर्न कराते हैं तो ये कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। किधर ये फ्लो कर रहा है, ये पूरा चैम्बर है, इस चैम्बर में फ्लो कर रहा है। और जो ये सब होने के बाद जो ट्यूब्स में आपने वाटर फ्लो करा रखी है, देखिए यहाँ से आएगा और ये वाटर नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा। जब वाटर नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो चूंकि यहाँ हीट होगा और हीट होने की वजह से जो स्टीम होगी वो अपर साइड में मूव करेगी, और जैसे ही अपर साइड में मूव करेगी हमारे पास यहाँ पर एक राइजर सेक्शन लगा है जो कि एक चैम्बर में इंट्रोड्यूस करेगा। ये स्टीम ड्रम हमारा होगा जो स्टीम कलेक्ट करेगा और यहाँ से हम उस प्रेशर पे जो रिक्वायर्ड है उसे यूज़ कर लेंगे। सपोज हमें एक्सेस प्रेशर मिलता है तो हम एक्सेस के लिए रिलीज करने के लिए हमने सेफ्टी वॉल्व लगा रखे हैं, एक्सेस प्रेशर को रिलीज कर देंगे। सुपर हीटर हमने लगाया है,
सुपर हीटर एक एसेसरीज है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो काम तो करेगा, लेकिन हम सुपर हीटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये पता है हमें कि वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे काम कर रहा है। इट मीन्स कि वो कन्वर्ट होगा किसमें? सुपर हीटेड सेक्शन में। और सुपर हीटेड सेक्शन में होने का मतलब क्या है कि वो ड्राइनेस फ्रैक्शन इंप्रूव कर चुका है स्टीम की, इट मीन्स स्टीम क्वालिटी इंप्रूव कर चुका है, और जिसकी वजह से हमारा बॉयलर सेफ हो जाता है। चलिए, एप्लीकेशन बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स बॉयलर का क्या है? The Babcock's and Wilcox boiler are generally used to produce high pressure steam. अभी आपने देखा 50,000 के अप्रॉक्स हमारा वाटर ट्यूब दे देता है। Steam in power generation industries, the high pressure steam so generated is used to produce electricity. Advantages क्या क्या हमारे पास है? Steam generation capacity is high. देखिए 2000 से 40,000 का वेरिएशन मिल रहा है हमारे पास, तो हमारे पास जो वेरिएशंस की पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स इज इजी, क्योंकि वाटर ट्यूब ही चेंज करना है वो इजी है। इट इज़ द ओनली बॉयलर दैट इज यूज्ड टू जनरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट इन पावर स्टेशन। द ड्रॉट लॉस इज मिनिमम, ड्रॉट लॉस मीन्स जो चिमनी से वेस्ट जाना है वो मिनिमम है। द इंस्पेक्शन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ बॉयलर कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। बॉयलर को शट डाउन नहीं करना पड़ता है, इट मीन्स कि बॉयलर में रोकना नहीं है और प्लांट हमारा ऑपरेट करता रहेगा, और उसकी मेंटेनेंस, कुछ मेंटेनेंस इंस्पेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, ऐसे सिस्टम के लिए जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा होंगे, इसलिए हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। इट इज़ नॉट मच सुटेबल फॉर इम्प्योर एंड सेडिमेंट्री वाटर, क्योंकि आपको पता है कि अगर वाटर सेडिमेंट्री होगा या इम्प्योर होगा तो वाटर स्केलिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे स्टीम जनरेशन डिक्रीज कर जाएगा। In case of impure and sedimentary water, scale may deposit in the tubes and this leads to overheating and bursting of tubes. That's why water treatment is must before feeding into the boiler. Water treatment का मतलब ही है कि unwanted particles या unwanted material को water से अलग कर देना और water को clean करके हम उसे फिर इसमें use करें। Continuously supply of feed water is required for working. यही मैंने बोला था, continuous water supply की requirement होगी। अगर आपने वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट्स कम कर दी है तो फिर क्या होगा कि स्टीम जनरेट होगा, बट वो जो एक्सेस एक प्रेशर के बाद वो काम नहीं कर पाएगा और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए हमें वाटर लेवल मेंटेन करना ही पड़ता है। इन द केस इफ फीड वाटर इज नॉट कंटिन्यूसली सप्लाइड इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, द बॉयलर गेट्स ओवरहीटेड। अगर आपने किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी वाटर सप्लाई नहीं किया तो बॉयलर ओवरहीट हो जाएगा। वाटर लेवल मस्ट बी केयरफुली वॉच्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बैबकॉक्स एंड विलकॉक्स। वही बात है, वाटर का लेवल आपको मेंटेन करना ही है एनी हाउ, अदरवाइज वो ओवरहीट हो जाएगा और फिर बर्स्टिंग के चांसेस या एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमने बॉयलर माउंटिंग एसेसरीज देख रखी है, हमने टाइप्स ऑफ बॉयलर देख लिया। हमारे पास बॉयलर माउंटिंग में जो थे वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल्व, स्टॉप वॉल्व और ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वॉल्व, फिजिबल प्लग थे। बॉयलर एसेसरीज में एयर प्रीहीटर, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, फीड पंप, ये सारी चीज़ें एसेसरीज में थी। हमने टाइप्स ऑफ बॉयलर को कंसिडर कर लिया, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब में उनके फंक्शंस को देख लिया, उसके ऑपरेशन को देख लिया, उसमें एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस देख लिया, उसके स्टीम इसका जनरेशन रेट को देख लिया, उसके प्रेशर कैपेबिलिटी को देख लिया। इट मीन्स हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देख लिया है बॉयलर का कि वो ऑपरेट कैसे कर रहा है, बॉयलर का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है। अब हमें देखना ये बाकी है कि जो बॉयलर में हम कोल को फीड कराते हैं वो बर्न कैसे होता है। क्या हम कोल को सिर्फ डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा दें और वो बर्न हो जाता है? क्या कोल की कोई साइज़ होती है जिसे हम बर्न कराएंगे, या कोई बड़ा एक ब्रिक के साइज़ का भी हो वो भी काम उतना ही एफिशिएंट करेगा जितना एक पाउडर के फॉर्म का कोल होगा? तो हम किसे यूज़ करेंगे बॉयलर में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि फायरिंग जो कर रहे हैं वो फायरिंग किस तरह से की जा सकती है कि और एफिशिएंट हमारी बर्निंग हो सके, जिससे हमारी एफिशिएंसी बॉयलर की इंप्रूव हो सके। क्योंकि जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी बॉयलर की होगी उतना हीट सप्लाई बॉयलर में कम होगा और हमारे पास मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो एफिशिएंसी ऑफ पूरे साइकिल की है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और साइकिल की एफिशिएंसी इंप्रूव करने से फ़ायदा क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होगी सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे पास जो पावर जनरेशन आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आने वाली है, उसका कॉस्ट कम हो सकता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारे बॉयलर जो भी प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे, जो कि वही स्टीम जनरेशन का यूनिट है, अगर वही नहीं सही से काम करेगा या उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी तो हमारा सिस्टम ही कोलैप्स कर सकता है। इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है
कि अब जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेशन की, उसे हम एनी हाउ कंट्रोल करें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग फिर मिलेंगे तो हम लोग कोल फायरिंग देखेंगे, जिसमें हम लोग कोल फायरिंग कर कैसे रहे हैं और अमाउंट ऑफ कोल कैसा होता है और उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी साइज़ क्या है, उसको ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।